नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एक बकरी पालक को बकरी पालन में नुकसान होता क्यों, क्या क्या ऐसी गलतियां एक बकरी पालक कर जाता है जिसकी वजह से उसको फार्म में बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, या कोई एक इंसान जो बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है उनके पास कौन कौन सा नॉलेज होना ही चाहिए ताकि एक बार बकरी जब आपके फार्म में आ जाए तो वैसी गलतियां वो ना करे जिससे उसको लॉस का सामना करना पड़े। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में हर एक बकरी पालक को नॉलेज होना ही चाहिए। इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बकरी पालन के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। जब हम बकरी पालन के बारे में बात करते हैं तो बकरी पालन के कई सारे पहलू है, जैसे बच्चे की देखभाल कैसे करना है, बिजाड़ की देखभाल कैसे करना है, मदर का देखभाल कैसे करना है, अगर बकरी एक बच्चा देने वाली है उस टाइम उसका ध्यान कैसे रखना है, कौन से टाइम में कौन सा दाना उसको खिलाना है, एक बार जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको उसका दूध कितना पिलाना है, कितने कितने टाइम में पिलाना है, अगर बीमार हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, कब उसको वैक्सीन लगाना है, कब उसको डिवर्मिंग करना है, कब उसको नहलाना है, कब उसके बाल काटना है, उसका घर कैसे होना चाहिए, गर्मी में कैसे होना चाहिए, सर्दी में कैसे होना चाहिए, उसका दिशा कैसे होना चाहिए, मीन्स उत्तर दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए, कैसे एग्जैक्टली हम उसको घर को बनाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बकरी पालक को ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर इन सब के बारे में हमको नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उसमें ऐसा ब्लंडर कर जाएंगे जिसकी वजह से हमको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप बकरी पालन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये सारे पहलुओं के बारे में एक बार जरूर जान लें। दूसरा उसमें है व्यवहारिक ज्ञान की कमी। व्यवहारिक ज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी बकरी पालन के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता है और सीधा दूसरे का देखा देखिए वो सीधा सीधा इस बिजनेस में कूद जाते हैं। एक बार जब बिना सोचे बिना नॉलेज के अगर इस बिजनेस में आते हैं तो जिस टाइम मुसीबत आपके फॉर्म में जब आएगा, अगर बीमारी लग गया, अगर बच्चा फंस गया, अगर आपको दाने की कमी हो गया, अगर वो चरने आप भेज नहीं पा रहे हैं, बरसात हो गया, सर्दी लग गया, खांसी लग गया, या आपको उसका बच्चे को आप कहीं बेच नहीं पा रहे हो, ये सारी चीजें आपके फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, या किसी आप अनुभवी आदमी से बात नहीं किए, किसी आप जानकार से अगर आप नॉलेज नहीं लिए हैं तो ऐसे मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और यही वो दो बड़े बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से हमको काफी ज्यादा लॉस इसमें होता है। तीसरा पॉइंट है गलत नस्ल का चयन। जी हाँ फ्रेंड्स, किसान यहीं पे बड़ी गलतियां कर जाते हैं। हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमको कौन से नस्ल का चयन करना है, कहां से हमको लाना है, कोई नस्ल दिखता कैसे है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिसको सिरोही पकड़ के कोई भी बकरी बकरा पकड़ा देते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको बोलते हैं कि ये कोटा है, उसको कोई भी नस्ल दे देते हैं। तो आपको नस्ल के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर एक जो नस्ल है वो दिखता कैसे है, कौन से कलर का रहता है, कैसा उसका पैटर्न रहता है, उसका सींग कैसा रहता है, उसका कान कैसा रहता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहता है। और ये तो ही नस्ल की बात। इसमें एक और चीज है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो भाई बिजनेस स्टार्ट करने का कोई ना कोई तो पर्पस होता है। या तो बकरी पालन आप करेंगे मांस के लिए, या तो आप करेंगे दूध के लिए, या नहीं तो आप बिजाड़ बना के उसको बेचने के लिए व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, मींस ब्रीडर के रूप में आप बिजनेस करने के लिए। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नस्ल है जो मीट के लिए बहुत अच्छा है, मींस मांस के लिए अच्छा है, कौन कौन से ऐसे नस्ल है जो दूध के लिए अच्छा है, कौन कौन से ऐसे नस्ल है जो ब्रीडर के रूप में बड़ा करने के लिए अच्छा है। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कुछ का कुछ ब्रीड अपने फार्म में ले आएंगे और यहीं से आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। यहां एक और चीज को ध्यान में देना पड़ता है कि भाई चलो आपको पता है कि आपको सिरोही लेना है, ठीक है, चलो आपको पता है कि हमको दूध के लिए या मांस के लिए सिरोही हमको पालना है, ठीक है, यहां भी ठीक है। लेकिन आपको अगर यही पता नहीं कि एक सिरोही का एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसे होता है, मीन्स एक जो परफेक्ट सिरोही है वो कैसे दिखता है, हमको एक पर्टिकुलर एनिमल को कहां कहां से देख के कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, मीन्स अगर आपको दो दो दांत का खरीदना है, चार दांत का खरीदना है, छह दांत का खरीदना है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, कितने साल का आपको खरीदना है। और दूसरी चीजें कि आपको कैसे एग्जैक्टली उस बकरी को देखना है ताकि आप गलतियां ना करें एक सही बकरी का चयन करने में। क्योंकि यहां पे जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बीच के जो दलाल होते हैं, बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा काम करते हैं, और जो सीधे साधे जो फार्मर है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, उनको कुछ का कुछ बकरी वो पकड़ा देते हैं। वो आपको बकरी ये बोल के दे देंगे कि ये बकरी 4 साल का है और रहेगी वो 6 साल का। आपको बकरी ये बोल के दे देंगे कि ये बकरी 2 साल का है, रहेगी वो 4 साल का। कई बार वो आपको बूढ़ी बकरियां पकड़ा देंगे, कई बार वो ऐसे बकरियों को पकड़ा देंगे जो बांझ है, कई बार वो ऐसे बकरे को आपको पकड़ा देगा जो बिल्कुल भी क्रॉस करने के लायक ही नहीं बचा है। कई बार
आप ऐसे ही सेलेक्ट करके ले आते हैं कि भाई चलो सस्ते में मिला, लेकिन सस्ते में आप बिल्कुल उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एक बकरी का उसका थन कैसे है, अगर आप मेल का चयन कर रहे हैं तो उसका उसका अंडाशय कैसा है, अंडकोश उसका कैसा है, अगर एक बच्चे का आप चयन कर रहे हैं तो वो बच्चे में किसी तरह का नीचे में उसका नेवल कॉर्ड वगैरह में या किसी दांत वगैरह में किसी उसके बॉडी में कहीं बीमारी तो नहीं है। ऐसे कई सारे पहलू हैं जिसको हम नजरअंदाज कर जाते हैं और यहीं पे एक व्यापारी अपना फायदा उठा ले जाता है और एक किसानों को वो ठग लेता है। इसीलिए एक नस्ल के बारे में एक किसान को जरूर नॉलेज होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर नस्ल दिखता कैसे है, कैसे हम उसका चयन एग्जैक्टली करते हैं, बीजाड़ कैसे होना चाहिए, एक मादा को कैसे होना चाहिए, बच्चे को कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है वैक्सीन एंड डॉक्टर्स की अनुपलब्धता। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तो वैक्सीन है और दूसरा है डॉक्टर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वैक्सीन के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए कि किस टाइम में आपको कौन सा वैक्सीन लगाना है, किस बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन आता है, कौन से वो टाइम में लगता है, कितने डोज में लगता है, क्योंकि बकरियों में कुछ बीमारियां ऐसी है जैसे कि पीपीआर, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये बहुत ही ज्यादा फेटल होता है। एक बार अगर आपके फॉर्म में पीपीआर आ गया तो उस फार्म को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप सिंपल एक वैक्सीन ही लग उसको लगवाएंगे तो आपके फार्म में पीपीआर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो उतना ज्यादा इफेक्ट वो नहीं करेगा जितना पहले वाले कंडीशन में वो कर सकता है। यहाँ पे कई सारे फार्मर्स को मैं देखा हूं ऐसे हैं जो अपने फार्म में बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं करवाते, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसा वैक्सीन करवाना, उसका पैसा भी लॉस होता है और उनके एनिमल का भी लॉस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन के बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन, कौन सा वैक्सीन लगाना है, कौन सा सीजन में लगवाना है, कब कब लगवाना है, कौन कौन से बीमारियों के लिए लगवाना है। वैसे ही एक बात है डॉक्टर की अनुपलब्धता। कई बार कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डॉक्टर्स के टच में नहीं रहते हैं और अपने मर्जी से वो ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ भी हो गया तो अपने मर्जी से वो इंजेक्शन लगा देते हैं, दवाइयां दे देते हैं, और जब वो केस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तब किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तब तक बात उनके हाथ से भी निकल चुका होता है। इसीलिए अगर आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या बकरी पालन के बिजनेस में उतर रहे हैं तो प्लीज किसी एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी आप जरूर लें, ताकि जब मुसीबत हो तो आप उस डॉक्टर को बुला सके, उनसे बात कर सके, उनसे सलाह ले सके, ताकि बिना मतलब कि आपके फार्म में किसी बकरी का मॉर्टिलिटी ना हो और आपका लॉस वहां पे ना हो। अगला पॉइंट है सही दाम का अंदाजा ना होना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अंदाजे से, बिल्कुल एक बकरी को देख कर उसके रिब्स को ऐसे छू के वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये 20 किलो का है, 25 किलो का है या 30 किलो, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक लॉस हमको सहना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप छूते हैं तो एग्जैक्टली उसका वेट का नॉलेज नहीं हो पाता है। ऐसे में जो व्यापारी लोग आसानी से किसानों को बेवकूफ बना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यापारी लोग आते हैं, जो दलाल लोग लेने आते हैं, उनको बहुत ज्यादा इसका अंदाजा होता है कि भाई छू रहे हैं तो ये 20 केजी का हो सकता है, 30 केजी हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको उसका अंदाजा नहीं है, इसलिए अगर वो 30 केजी का भी रहा तो आपको बोलेगा भैया सर 25 केजी का है, वो आपको बोलेगा 20 केजी का है। ऐसे में आपको हैवी लॉस वहां पे हो सकता है। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि जब भी आप बकरियों को बेचें उसको वेट करके ही बेचें, और जब आप बेचें तो देख लें कि उस टाइम मार्केट में क्या रेट चल रहा है पर्टिकुलर बकरियों का, और जब भी आप बेचें तो उसको सीजन के अनुसार बेचें। आप देख लें कि कौन सा सीजन में बकरियों को रेट बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे इंडिया में हम अगर बात करें तो एक तो ईद है, ईद में जो बकरे होते हैं उनका वेट हमको, उसका रेट हमको बहुत अच्छा मिलता है। एक जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जवारा जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ बकरे का बहुत अच्छा रेट मिलता है। जैसे होली है, ऐसे ऐसे टाइम में बहुत अच्छा हमको रेट मिलता है बकरों का। इसीलिए अगर आपके पास में बकरे हैं, अगर आप उसका हैवी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ऐसे सीजन के लिए प्लीज उसको बचा के रखें, ताकि टाइम आने पर अच्छे दाम में आप उसको बेच सकें। इसमें अगला पॉइंट है रिसोर्सेज की कमी। कई सारे फार्मर्स के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी रहता है, और जिनके पास में पैसे हैं भी वो गलत टाइप से गलत चीजों में उस पैसे को इन्वेस्ट कर जाते हैं, जैसे कि बकरियों के लिए बड़ा सा घर। जी फ्रेंड, मैं कई सारे फार्मर्स को देखा हूं जो सबसे पहले अपना जो पैसा है उसको बकरियों के लिए एक बड़ा घर बनाने में इन्वेस्ट करता है। अगर एक बड़ा घर बनाने में आप इन्वेस्ट पूरे पैसे को आप कर देंगे तो बकरियां आप लाएंगे कहां से? अगर आपके फार्म में बकरियां ही ना हो तो आप बकरी फार्म चलाएंगे कैसे? फिर आपका जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बकरी का घर है, वो भी किस काम का? तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में पैसे हैं तो सबसे ज्यादा उसको आप बकरियों में इन्वेस्ट करें, ना कि उसमें घर में, क्योंकि बकरियों के लिए बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत बेसिक तरीके से भी आप बकरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। बकरी पालन के लिए कुछ चीजों को जरूर ध्यान देना पड़ता है, वो चीजें आपके फार्म में होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कुछ बातें जो बकरी पालक को जरूर नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू।